देश के विकास के लिए ये बांध जिस प्रकार ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। आइए देश के विकास के लिए अपना कर्तव्य निभाएं, मतदान करने अवश्य जाएं। जिस तरह ये बर्फ श्वेत, धवल और स्वच्छ है, ठीक उसी प्रकार ईवीएम भी 100% सुरक्षित और पारदर्शी मशीन है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और हाँ, जिस पर आप अपने वोट की पुष्टि वीवीपैट पर भी करते हैं। तो क्यों, है ना ईवीएम भी बर्फ जैसी स्वच्छ और निर्मल। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, कोविड पॉजिटिव व कोविड संदिग्ध मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजन स्वयं को पीडब्ल्यूडी ऐप के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के रूप में मार्क कर सकते हैं। संविधान में सबके लिए अवसर की समानता है। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व भाषा के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। याद रखें, आपका मत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस तरह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटर का सशक्त और जागरूक होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मत की सुरक्षा के लिए सिर्फ वोटर कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम होना भी आवश्यक है। प्रकृति ने हमें जीवन यापन के लिए भिन्न भिन्न प्राकृतिक संपदाओं के रूप में बहुत कुछ दिया है, और सही जानकारी के माध्यम से हमें आवश्यक संपदा को चुनने में सहायता मिलती है। ठीक उसी प्रकार निर्वाचन में वोटर हेल्पलाइन ऐप या सीईओ वेबसाइट के माध्यम से हम विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हमें सही प्रत्याशी को चुनने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार देवदार के ये वृक्ष हमें सामाजिक दूरी का संदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार मतदान केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। मतदान केंद्र में मास्क, सैनिटाइजर व हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें। आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करें। आपकी शिकायत को 100 मिनट में निस्तारित किया जाएगा। चुनाव संबंधी किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के लिए 1950 डायल करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर कल होगा मतदान। जनता को रिझाने में राजनीतिक दलों ने नहीं छोड़ी कोई कसर, जनसभाओं में झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल। दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। कई मतदान केंद्रों पर नापनी होगी पैदल दूरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान पर भाजपा खुद अपने फेर में उलझी। कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ, कहा 5 सालों से भूली बीजेपी को, एन मौके पर आखिर क्यों याद आया यूसीसी। और चंपावत सीट पर 2022 की बिसात में इस बार बदले सियासी समीकरण, तिकोने हुआ चुनावी मुकाबला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले मतदान की करेंगे, क्योंकि प्रदेश में कल मतदान होना है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है और चुनाव प्रचार बीते रोज थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनावी सभाओं और रोड शो के जरिए ताकत झोंकी और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन जुटाया। साथ ही अपने खेमे में वोट की भी अपील की।
वहीं प्रचार प्रसार में रोक लगाने के बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों का दावा करते हुए पोलिंग पार्टियों को अलग अलग जगहों के लिए रवाना कर दिया है। शनिवार को 1477 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया और आज यानी कि रविवार को 10,222 पार्टियों को रवाना किया जाएगा। प्रदेश में इस बार 262 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन पर पोलिंग पार्टियों को 5 किलोमीटर या इससे ज्यादा पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी और इनमें से 33 मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जिनके लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी होगी। तमाम जानकारी देने के लिए हिमांशु आपका शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर की। वहीं हल्द्वानी जिले की 6 विधानसभाओं को 35 जोन और 106 सेक्टर में बांटा गया है। दूरस्थ इलाकों के लिए 24 पोलिंग पार्टियों को बीते रोज रवाना कर दिया गया, जबकि 984 पोलिंग पार्टियों को आज 6 विधानसभाओं के लिए रवाना किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने जिले में 635 मतदेय स्थल और 1008 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, इसके साथ ही आईटीबीपी और आईआरबी की 9 कंपनियां तैनात की गई है। साथ ही आपको बताएं तो दूसरे सुरक्षा बलों को भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों के सियासी सितारों ने जमकर प्रचार प्रसार किया और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए दिन भर चुनावी रण में उतरकर जनता का समर्थन जुटाया, तो वहीं दिग्गजों ने एक दूसरे पर कई सियासी वार किए। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार का आज अंतिम दिन था। दिन भर सियासी सितारों की फौज का देवभूमि में जमावड़ा लगा रहा, जहां एक तरफ शीर्ष दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जीत की हुंकार भरी जनता से कई वादे किए, तो वहीं एक दूसरे पर सियासी हमले करने से भी पीछे नहीं हटे। बात अगर सत्ताधारी भाजपा की करे तो ऐन मौके पर उत्तराखंड में बीजेपी पीएम मोदी का सहारा लेते हुए दिखाई दी। 3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर जनता का समर्थन जुटाया। वहीं शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता को रिझाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों का बखान किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर कई सियासी वार किए। ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से, भाइयों बहनों, ये ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी। और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारकों की फौज में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और भाजपा के लिए जनता का समर्थन जुटाकर एक बार फिर से बीजेपी को विजय दिलाने की अपील की। और भाइयों बहनों, ये जो स्थिति है उस स्थिति के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखा है। मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएगी, 4 धाम के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार की बात करती तो सबके मन में एक नया उत्साह होता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उत्तराखंड में कई जनसभाएं कर कांग्रेस की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, खटीमा में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की। पहले अपनी पार्टी को तो देखें, जो लूट कर रहे हैं और जो झूठ बोलते रहते हैं सुबह से शाम तक। क्या किया उन्होंने? एक सड़क ढंग की नहीं है, तो अपनी बात करें ना। वहाँ क्यों अटक गए? ये 70 सालों पे अटक गए हैं, मेरे परिवार पे अटकते रहते हैं।
अरे भाजपा के बारे में बात करिए, बताइए पिछले 7 सालों से आपकी सरकार है केंद्र में, पिछले 5 सालों से यहाँ है, आपने क्या क्या बनाया है? कोई IIT बनाई है, कोई एम्स बनाया है, कोई आपने शिक्षा की सुविधा दी है? कोरोना से लोग जब मर रहे थे तो आपने उनके लिए क्या किया? यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ पे खाली खाली गाँव क्यों है? यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? अरे कभी तो इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ले, कि हमेशा सुबह से शाम तक किसी और को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हम तो खुश हैं, जिम्मेदारी दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे, पहले भी दिखाया हमने। चुनावी प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने कामों को जनता के बीच रखने का काम किया। प्रचार के ऐन वक्त तक सियासी सितारों ने अपनी अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना ये होगा कि जीत का ताज किसके सिर सजेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया, सियासत गरमा दी। और आपको बता दें कि भाजपा को लगता है कि वो इस बार राजनीतिक पैतरे से चुनाव लगभग जीत ही लेगी, लेकिन असल में भाजपा खुद इस पेच में फंस गई है और कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले वीडियो संदेश में सीएम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य में समान नागरिक का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। आस्था के बावजूद यूसीसी विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति के संबंध में समान कानून को कवर कर मार्ग प्रशस्त करेगा। चलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आपको सुनाते हैं। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि जमीन जायदाद हर चीज के लिए केंद्रीय कानून है, 3 तलाक पर भी लॉ बन गया है, तो आखिर पुष्कर धामी सरकार के कार्य क्षेत्र में अब कौन सा लॉ लाने की बात कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि समान नागरिक संहिता के लिए सीएम की घोषणा ऐसे दिन हुई है जब स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उत्तराखंड में मौजूद रहे। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि किसी भी भारतीय राज्य ने अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियमित नहीं किया है। हालांकि गोवा ने कॉमन सिविल कोड अपनाया था, जिसे कानूनी विशेषज्ञों ने यूसीसी से अलग करार दिया था। हालांकि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब प्रतिबंध विवाद को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूसीसी की वकालत की थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में लगभग 14% मुस्लिम आबादी है और अन्य 2.95% सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई हैं। तो हरिद्वार जिले और सीएम धामी के गृह जिले में उधम सिंह नगर सहित मैदानी इलाकों में 12 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम रोल अदा करते हैं। यानी कुल 70 विधानसभा सीटों में से इन दोनों जिलों में 20 सीटें हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले विधानसभा चुनावों से सीखते हुए जब कांग्रेस ने भाजपा के पक्ष में मजबूत ध्रुवीकरण देखा, तो इस बार सबसे पुरानी पार्टी बहुमत और अल्पसंख्यक मतदाताओं के प्रति अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से भाजपा आराम से बैठी थी और अचानक अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां से आ गई। उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे जी, समझे? उनसे कहिए रोजगार दिलवाइए, महंगाई हटाइए, लोगों को मजबूत बनाइए, तब ये सब बातें हों। हमारा तो मत यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट कोड का है, यूनिफॉर्म महंगाई विरोधी कोड का है, यूनिफॉर्म रोजगार का सृजन के कोड का है, यूनिफॉर्म भ्रष्टाचार विरोधी कोड का है, यूनिफॉर्म महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के कोड का है, यूनिफॉर्म युवाओं को शिक्षा देने के कोड का है।
कोई भी राज्य सरकार केवल केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ना तो उत्तराखंड सरकार ने पूरे 5 साल इस पर कुछ कहा और ना ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई पहल की। फिर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसा बयान देना कितना सही है? टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर कल होगा मतदान। जनता को रिझाने में राजनीतिक दलों ने नहीं छोड़ी कोई कसर। जनसभाओं में झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल। दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। कई मतदान केंद्रों पर नापनी होगी पैदल दूरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान पर भाजपा खुद अपने फेर में उलझी। कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ, कहा 5 सालों से भूली बीजेपी को, एन मौके पर आखिर क्यों याद आया यूसीसी। और चंपावत सीट पर 2022 की बिसात में इस बार बदले सियासी समीकरण। तिकोने हुआ चुनावी मुकाबला। उत्तराखंड